जय हिंद बच्चों, मैं राम चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे चैनल रुद्र फिजिक्स क्लासेस में। हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 12th की फिजिक्स का सेकंड चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कैपेसिटर, कैपेसिटेंस और साथ ही साथ हम पढ़ेंगे कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर एंड स्फेरिकल कैपेसिटर। क्लियर? लास्ट वीडियो में हमने पोटेंशियल वाला पोर्शन जो था इस चैप्टर का ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया था। आज से हम कैपेसिटेंस की तरफ मूव करने वाले हैं और कैपेसिटेंस से ही स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट टॉपिक है हमारा कैपेसिटर और कंडेंसर। देखिए, कैपेसिटर या कंडेंसर एक ही बात होती है और मोस्ट ऑफ द यू आप में से ज्यादातर ने क्या होगा, ये कैपेसिटर या कंडेंसर देखे भी होंगे। मोस्टली हमारे घरों में जो फैन लगे होते हैं, जितनी भी मोटर्स होती हैं, स्टार्टर्स होते हैं, इन सब में ये कैपेसिटर या ये जो कंडेंसर्स होते हैं वो यूज होते हैं। अब बात ये आती है कि कैपेसिटर या कंडेंसर होता क्या है या इसकी जरूरत क्या है। तो देखिए, कॉमन सी बात करते हैं हम चार्ज की। सपोज हमारे पास ये प्लास्टिक का ऑब्जेक्ट है, हम इसको अपने हेयर से रब करते हैं एंड रबिंग के बाद अगर हम इसके को किसी पेपर पार्टिकल के पास या डस्ट पार्टिकल्स के पास ले जाते हैं तो ये उनको अट्रैक्ट करता है। क्यों अट्रैक्ट करता है, ये बेसिकली हमने पढ़ा हुआ है, क्योंकि जब हमने इनको रब किया तो ड्यूरिंग द रबिंग क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड एंड एज ए रिजल्ट चार्ज इज डेवलप्ड ऑन द प्लास्टिक और ऑन द हेयर। यानी कि दो ऑब्जेक्ट को हम रब करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है और इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के रिजल्ट से क्या होता है, चार्ज डेवलप होता है। और जब यहाँ पे चार्ज डेवलप होगा देन ड्यू टू द चार्ज इट विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ड्यू टू विच इट विल अट्रैक्ट द लाइटर पार्टिकल्स। क्योंकि इस पे चार्ज डेवलप हुआ, चार्ज डेवलप होगा तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा और इसी इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण क्या कर रहा है, ये लाइटर पार्टिकल्स को अट्रैक्ट कर रहा है या उन पे फोर्स लगा रहा है। बट अगर हम ये करें कि हमने इसको रब किया और रब करने के बाद हम इसको थोड़े टाइम तक होल्ड करके रखें और उसके बाद अगर हम पेपर पार्टिकल्स के पास ले जाए तो क्या होगा। अगर हम इसको होल्ड करके रखेंगे और बाद में पेपर पार्टिकल्स के पास ले जाएंगे तो ये उसको अट्रैक्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? अगर मैं ये कहूं कि रबिंग की प्रोसेस में चाय डेवलप नहीं हुआ तो ये तो नहीं है, क्योंकि अगर मैं तुरंत ले जा रहा हूं तो वो अट्रैक्ट कर रहा है, बट बाद में ले जा रहा हूं अट्रैक्ट नहीं कर रहा है। इसका सिंपल सा मतलब है कि अगर हम इसको होल्ड करके रख रहे हैं दैट मींस द चार्ज दैट इज डेवलप्ड ऑन दिस ऑब्जेक्ट इज लॉस्ट टू द एटमॉस्फेयर। यानी कि इस पे जो चार्ज डेवलप हुआ था वो क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। कैसे लॉस हो जाएगा? क्योंकि जब हम इसको होल्ड करके रखेंगे तो जो एटमॉस्फेरिक पार्टिकल्स हैं या जो एयर के पार्टिकल्स हैं वो इसके कांटेक्ट में आएंगे और ड्यू टू द कंडक्शन इसका चार्ज उन एटमॉस्फेरिक पार्टिकल्स पे ट्रांसफर हो जाएगा और इस पे जो चार्ज की स्ट्रेंथ है वो वीक हो जाएगी या हम कह सकते हैं इसका चार्ज लॉस हो जाएगा। ये अट्रैक्ट करना बंद कर देगा। तो यहां से एक बात तो हमें कॉमन समझ में आ गई कि जब भी हम किसी सिस्टम पे चार्ज डेवलप करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट पे चार्ज डेवलप करते हैं, तो उस पे डेवलप होने वाला जो चार्ज है वो लॉन्ग टाइम तक के लिए अपने आप स्टोर नहीं होता। यानी कि अगर किसी सिस्टम में हमको चार्ज की रिक्वायरमेंट है और हम चार्ज को स्टोर करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हमें कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट या डिवाइस यूज करनी पड़ेगी और चार्ज को स्टोर करने के लिए हम जो इंस्ट्रूमेंट या जो डिवाइस यूज करते हैं दैट इंस्ट्रूमेंट और डिवाइस इज कॉल्ड कैपेसिटर और कंडेंसर। तो बेसिकली कैपेसिटर या कंडेंसर होते क्या है, इट इज अ डिवाइस दैट इज यूज्ड टू स्टोर द चार्ज। अब देखिए, जो चार्ज होगा, चार्ज कहां स्टोर होगा, चार्ज स्टोर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड में। किसके फॉर्म में होगा, एनर्जी के फॉर्म में होगा। तो हमें यह भी बात समझनी पड़ेगी। तो पहले तो हम बात कर रहे थे कैपेसिटर की। क्या है कैपेसिटर? तो हमने अभी क्या पढ़ा, कैपेसिटर, a capacitor is a device that is capable of storing charge and hence electrical energy in small space। यानी कि एक ऐसी डिवाइस जो चार्ज या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एक छोटे से स्पेस में स्टोर करने के लिए हम यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड कैपेसिटर। अब ये कैपेसिटर होता क्या है? किसी भी कैपेसिटर में अगर हम बात करें तो ये कैपेसिटर में मेटल की दो शीट्स होती हैं जिन पे इक्वल और अपोजिट चार्ज डेवलप कर दिया जाता है। और जब हम इन शीट्स को एक दूसरे के पास रखते हैं, दो शीट होंगी मेटल की दो शीट होंगी जिन पे इक्वल और अपोजिट चार्ज होगा। और जब इन पे इक्वल और अपोजिट चार्ज होगा और हम इनको एक दूसरे के पास जब रखेंगे तो इनके बीच क्या होगा, तो इनके बीच एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। तो इनके बीच एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा और इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी स्टोर होगी या यूं कहें कि इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज स्टोर होगा।
तो कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर होती है या जो चार्ज स्टोर होता है वो कहाँ होता है? बिटवीन द प्लेट्स, बिटवीन द शीट्स। मेटल की ये जो शीट होती है जिन पे इक्वल और अपोजिट चार्ज हम डेवलप करते हैं, इन्हीं शीट्स को हम बोलते हैं प्लेट। तो क्या दिया है? एक कैपेसिटर इज एसेंशियली कंसिस्ट ऑफ टू कंडक्टिंग सरफेसेस। इसमें क्या होती है? दो कंडक्टिंग सरफेसेस होती हैं। कंडक्टिंग सरफेसेस separated by an insulating material. The conducting surfaces are called plates. Conducting surfaces are called plates of capacitor and the insulating material is called dielectric. अब देखिए insulating material जिसको हम dielectric बोल रहे हैं, इसके बारे में हम ऑलरेडी लास्ट वीडियो में लास्ट डे हम स्टडी कर चुके हैं। डाइलेक्ट्रिक मतलब इंसुलेटिंग मटेरियल। तो हमने यहाँ पे क्या बात की कि दो शीट्स होंगी, कंडक्टिंग शीट्स होंगी, इनको हम प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर बोलेंगे। और इन प्लेट्स की जब हम बात करेंगे, इन प्लेट्स पे जैसे ही हम इक्वल और अपोजिट चार्ज डेवलप करते हैं तो इनके बीच में क्या होता है? एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है और जो हमारी एनर्जी है या जो हम चार्ज स्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं वो एनर्जी या वो चार्ज इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर होता है। और ये जो प्लेट्स हैं इनको हम क्या बोल रहे हैं? प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर बोल रहे हैं, प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। ठीक है। अब देखिए जब हम बात करते हैं प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर की, तो इन दोनों की जो प्लेट्स हैं, प्लेट्स के बीच में जो भी होगा मटेरियल, प्लेट्स के बीच का जो स्पेस होगा इसमें हम क्या फिल कर देंगे? या तो वैक्यूम क्रिएट कर देंगे या कोई डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल हम फिल कर देते हैं। अब कैपेसिटर हमको मालूम है क्या होता है। कैपेसिटर मतलब एक डिवाइस जो चार्ज को या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करने के लिए हम यूज करते हैं एक स्मॉल स्पेस में, दैट इज कॉल्ड कैपेसिटर। कैसे बनता है? इसमें मेटल की दो शीट्स होती हैं जो एक दूसरे से सेपरेट होती हैं। इन शीट्स को हम बोलते हैं प्लेट ऑफ कैपेसिटर। इनके बीच जो स्पेस होता है उसमें या तो वैक्यूम क्रिएट होता है या कोई डाइलेक्ट्रिक भर देते हैं। और जैसे ही हम प्लेट्स पे इक्वल और अपोजिट चार्ज डेवलप करते हैं वैसे ही क्या होता है? वैसे ही इन प्लेट्स के बीच एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है और एनर्जी इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर होती है। अब जब बात हम करते हैं कैपेसिटर की प्लेट्स की, तो डिपेंडिंग ऑन द शेप ऑफ प्लेट जो आपका कैपेसिटर है, कैपेसिटर 3 टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है? कैपेसिटर जो आपका होता है वो 3 टाइप का होता है। एक कैपेसिटर जब हम बात करते हैं, फर्स्ट इज द स्फेरिकल कैपेसिटर, फर्स्ट इज स्फेरिकल कैपेसिटर, सेकेंड वन इज सिलिंड्रिकल कैपेसिटर, थर्ड वन इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो 3 टाइप के कैपेसिटर होते हैं, स्फेरिकल कैपेसिटर, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब देखिए इन तीनों में बेसिक डिफरेंस क्या है। हमने बोला कि डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ प्लेट्स या शेप ऑफ प्लेट, प्लेट के शेप पर बेस्ड होता है। अब जैसे स्फेरिकल कैपेसिटर है तो स्फेरिकल कैपेसिटर में जो कंडक्टिंग शीट्स होंगी, जो प्लेट्स होंगी, वो क्या होंगी? दोज आर इन द फॉर्म ऑफ कोसेंट्रिक स्फीयर्स। कंडक्टिंग शीट्स जो होंगी वो कोसेंट्रिक स्फीयर्स के फॉर्म में होंगी। एक प्लेट ये हो गई, एक प्लेट और होगी, कोसेंट्रिक स्फीयर हम मान के चलते हैं इस टाइप से। एक प्लेट पे हम पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर देंगे, एक पे नेगेटिव चार्ज डेवलप कर देंगे और इनके बीच का जो स्पेस है, इस स्पेस में हम क्या करेंगे? डाई इलेक्ट्रिक मटीरियल को फिल कर देंगे और उसी डाई इलेक्ट्रिक मटीरियल में आपका जो चार्ज है या जो एनर्जी है वो स्टोर होगा, एनर्जी। क्लियर? इलेक्ट्रिक फील्ड में। दूसरा है सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। अब देखो सिलिंड्रिकल कैपेसिटर कैसा होता है? सिलिंड्रिकल कैपेसिटर में बेसिकली 2 कोएक्सियल सिलेंडर्स होते हैं। एक सिलेंडर ये है, इसी के सराउंडिंग में एक और कोएक्सियल सिलेंडर होगा। इस टाइप से प्लेट्स होती हैं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में बेसिकली 2 प्लेन शीट्स होती हैं, दोज आर प्लेस्ड एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। 2 प्लेट्स होंगी, सेम एरिया की होंगी, जिनको हम एक दूसरे के पैरेलल कुछ डिस्टेंस पे रख देते हैं। इस टाइप जो कैपेसिटर बनता है, इस टाइप के कैपेसिटर को हम बोलते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्लियर? तो प्लेट्स का डिजाइन या प्लेट्स के शेप के बेस पे हमने कैपेसिटर 3 टाइप के समझे हैं। हमने ये तो पढ़ लिया कि कैपेसिटर क्या है, कैपेसिटर का फंक्शन क्या है, कैपेसिटर का स्ट्रक्चर क्या है। अब बात ये आती है कि कैपेसिटर को हमने यूज किया है चार्ज को स्टोर करने के लिए। तो कोई भी कैपेसिटर कितना चार्ज स्टोर कर सकता है?
तो किसी भी कैपेसिटर की चार्ज को स्टोर करने की जो कैपेसिटी होती है दैट इज नोन एज कैपेसिटेंस। चार्ज को स्टोर करने की जो कैपेसिटी होती है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कैपेसिटेंस। ठीक, अब समझेंगे कैपेसिटेंस क्या है? स्टोर करने की कैपेसिटी, दैट मीन्स द एबिलिटी ऑफ ए कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज इज नोन एज कैपेसिटेंस। हम एबिलिटी को क्या और बोल सकते हैं? हम इसको बोल सकते हैं कैपेसिटी। कैपेसिटी यानी कोई भी कैपेसिटर कितना चार्ज स्टोर कर सकता है, ये बोला जाता है उसका कैपेसिटेंस। ये तो बात होगी डेफिनेशन की। हम फाइंड कैसे करेंगे कि कोई भी कैपेसिटर कितना चार्ज स्टोर कर सकता है, उसकी कैपेसिटेंस क्या है? तो एक सिंपल सी बात समझिए, जब हम बात करते हैं कैपेसिटर की, मान लीजिए हमारे पास दो कैपेसिटर हैं, ठीक है, दो कैपेसिटर है, एक कैपेसिटर ए और एक कैपेसिटर बी। अगर मैं ये कहूं कि कैपेसिटर ए की जो प्लेट्स हैं उनके बीच वोल्टेज कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस है 10 वोल्ट, कैपेसिटर बी की प्लेट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस है 15 वोल्ट, और मैं आपसे ये पूछूं कि इन विच कैपेसिटर द मोर चार्ज इज स्टोर्ड, तो देखो कॉमन सी बात है, जब हम बैटरी की बात करते हैं या कैपेसिटर की बात करते हैं तो हमारे मन में एक सीधा सा ख्याल आता है, जिसकी प्लेट्स का जो वोल्टेज ज्यादा होगा, प्लेट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा, उसमें हम ज्यादा चार्ज स्टोर कर सकते हैं। और ये प्रूवन भी है, एक्सपेरिमेंटली इट इज प्रूवन दैट द चार्ज अगर हम बात करें तो हमको क्या मालूम है? वी नो चार्ज स्टोर्ड इन कंडक्टर और कैपेसिटर, इन कंडक्टर और कैपेसिटर। जब भी हम किसी कंडक्टर या कैपेसिटर की बात करते हैं तो किसी भी कंडक्टर या कैपेसिटर में जो चार्ज स्टोर होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स पोटेंशियल डिफरेंस। किसी भी कंडक्टर में या किसी भी कैपेसिटर में जो चार्ज स्टोर है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? उसके पोटेंशियल डिफरेंस के। और यहां से अगर हम प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिमूव करेंगे तो क्या आएगा? यहाँ पे इक्वल के साथ एक कांस्टेंट आएगा C। क्लियर? क्या आएगा? एक कांस्टेंट आएगा C। अगर हम इसी C की बात करते हैं, अगर हम इसी C की वैल्यू यहां से फाइंड करें तो हम क्या लिख सकते हैं? C इज इक्वल Q/V। तो यहाँ पे जो आपका C है, ये C क्या है? Here C is a constant that is known as capacitance। तो हमको ये मालूम है कि जो भी चार्ज होता है stored in any capacitor और कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर या किसी भी कैपेसिटर पे स्टोर होने वाला जो चार्ज है that is directly proportional to its potential difference, its voltage। क्लियर? पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और जब हम प्रोपोर्शनलिटी साइन रिमूव करेंगे तो यहीं पे एक कांस्टेंट ऐड हो जाएगा, उसी कांस्टेंट को हम बोलेंगे कैपेसिटेंस। रिप्रेजेंट करते हैं हम इसको C से। अब देखिए यहां पे जब हम कैपेसिटेंस की बात करी तो कैपेसिटेंस का यहां से अगर हम यूनिट फाइंड करें, इसका यूनिट अगर हम फाइंड करते हैं कैपेसिटेंस का, तो देखिए C इज इक्वल क्या है? Q/V। Q/V का मतलब है इसका यूनिट होगा कूलाम पर वोल्ट, या फिर हम इसी को क्या बोल सकते हैं? इट इज ऑल्सो नोन एज फैरड। क्या हम बोल सकते हैं? फैरड। तो इसी फॉर्मूले से हमने फाइंड किया कूलाम पर वोल्ट और फैरड। या फिर अगर हम इसी से बात करें इसकी डायमेंशन की, तो देखो इसकी डायमेंशन क्या होगी? डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? डायमेंशनल फॉर्मूला देखो Q/V। चार्ज की डायमेंशन होती है 80 और वोल्टेज V की डायमेंशन होती है mL/2T-3A-1। ये वोल्टेज की डायमेंशन हो गई। अब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये डायमेंशन ऊपर जाएगी, दैट मीन्स फाइनली हमारे पास क्या आएगा? m⁻⁻1 L⁻⁻2 T⁻⁻3 था, ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा तो T⁻4, A⁻⁻1 था, ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा तो 1 + 1 2 हो गया A²। इट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटेंस। क्या आया डायमेंशनल फॉर्मूला? m⁻⁻1 L⁻⁻2 T⁻4
ए स्क्वायर। क्लियर है? आया कहां से? आया ये चार्ज और वोल्टेज की डायमेंशन को यूज करके। तो फिलहाल में हमारे पास फॉर्मूला आ गया, डेफिनेशन भी आ गई। क्या डेफिनेशन आई? द कैपेसिटी ऑफ ए कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज इज नोन एज कैपेसिटेंस। या एक डेफिनेशन हम यहां से भी बना सकते हैं। क्या डेफिनेशन हम यहां से बना सकते हैं? क्या स्टेटमेंट नोट कर सकते हैं? चार्ज स्टोर्ड पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, या चार्ज स्टोर्ड पर यूनिट वोल्टेज इन ए कंडक्टर और कैपेसिटर इज नोन एज कैपेसिटेंस। ठीक है, तो कोई भी डेफिनेशन हम यूज कर सकते हैं। तो सी आ गया हमारे पास, सी इज इक्वल आया क्यू अपॉन वी, या यहीं से हमने फाइंड किया इसका यूनिट होता है फैरड। अब देखिए जब हम बात करते हैं फैरड, यूनिट तो हमने फाइंड कर लिया फैरड है। अब ये 1 फैरड क्या होता है? ठीक है, अगर हम 1 फैरड को डिफाइन करें तो हम 1 फैरड को क्या डिफाइन कर सकते हैं? 1 फैरड हमको कैपेसिटेंस कब मिलती है? जब हम 1 फैरड की बात करते हैं कि अगर हमको ये चाहिए तो हमको क्या होना चाहिए? फॉर दिस, इसके लिए कंडीशन क्या होती है? इसके लिए जो चार्ज है वो कितना होना चाहिए? 1 कूलम, और जो वोल्टेज है प्लेट्स के बीच वो कितना होना चाहिए? 1 वोल्ट। ठीक है, फॉर दिस Q इज इक्वल 1 कूलम एंड V इज इक्वल 1 वोल्ट, और जब ये दोनों 1 होंगे देन क्या हो जाएगा? C इज इक्वल Q अपॉन V, और Q की वैल्यू भी 1 है, V की वैल्यू भी 1 है, दैट मीन C इज इक्वल क्या हो गया? 1 फैरड। अब देखिए C इज इक्वल 1 फैरड हो गया, तो हम इसको क्या डिफाइन कर सकते हैं कि 1 फैरड कैपेसिटेंस क्या होती है? इफ unit charge is stored in a capacitor when the potential difference between their plates is 1 volt। किसी भी कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच अगर पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है तो 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस पे अगर 1 कूलम चार्ज स्टोर हो रहा है देन इट्स कैपेसिटेंस इज कॉल्ड 1 फैरड। क्लियर? कैपेसिटर क्या है, कैपेसिटेंस क्या है। अब बात ये आती है, यहां पे एक वर्ड हमको देखने को मिला कि चार्ज स्टोर्ड इन ए कंडक्टर और कैपेसिटर, कि कंडक्टर या कैपेसिटर में कितना चार्ज स्टोर होगा, यानी कि कंडक्टर्स भी चार्ज को स्टोर कर सकते हैं। यस, दे कैन स्टोर द चार्ज, बट कंडक्टर्स जो होते हैं उनकी चार्ज को स्टोर करने की जो कैपेसिटी होती है वो बहुत कम होती है। हम ये भी फाइंड करेंगे कि कंडक्टर्स की कैपेसिटी कितनी होती है, यानी कि कैपेसिटेंस क्या है, कैपेसिटर्स की कैपेसिटेंस क्या है। और इसी सीक्वेंस में अगर हम बात करते हैं तो मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। अब देखिए स्फेरिकल कंडक्टर से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम 2010 में भी आया हुआ है। क्या है? सो दैट द कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स टू द रेडियस ऑफ द स्फेरिकल कंडक्टर। शो करना है, ठीक, ये हमको फाइंड करना है कि कैपेसिटेंस होती कितनी है। एक ही बात है, प्रूव करके दिखाएं कि इतनी होती है या हम फाइंड करें कि कितनी होती है। तो इसके लिए हम करते क्या है, लेट अस कंसीडर ए स्फेरिकल कंडक्टर दैट इज ऑफ रेडियस r। हमने एक स्फेरिकल कंडक्टर कंसीडर किया और रेडियस इसकी कितनी है? r, सेंटर इज o। सपोज प्लस q चार्ज इज गिवन टू इट। कितना चार्ज हमने इसको दिया? प्लस q चार्ज दिया। और जब हम इसको प्लस q चार्ज देंगे तो प्लस q चार्ज क्या होगा? If we will give plus q charge to it, then we know the charge given to the conductor is distributed over its surface। याद रखिए कि जब भी हम चार्ज देंगे कंडक्टर को तो क्या होगा? चार्ज हमेशा उसकी सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, और जब चार्ज उसकी सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होगा इन दैट केस द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज 0 बट इट विल प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड इट। लेकिन यहाँ पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड की बात नहीं करनी, हमको फाइंड क्या करना है? कैपेसिटेंस फाइंड करना है। तो अगर हम कैपेसिटेंस की बात करते हैं तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आपने पढ़ा है, C इज इक्वल क्यू अपॉन वी, यानी कि हमको Q चाहिए और V चाहिए। क्या पढ़ा है आपने? C इज इक्वल क्यू बाई वी। Q चाहिए और V चाहिए। Q अभी हमको मिल चुका है, फिलहाल में हमने कंसीडर किया है, तो फाइनली हमको क्या फाइंड करना है? V। जैसे ही हमको V मिलेगा हम C फाइंड कर सकते हैं।
तो हम v के लिए कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। तो अगर हमने प्लस क्यू चार्ज इसको दिया है देन इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट्स सरफेस। नाउ अगर हम बात करें पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, बिटवीन सेंटर एंड सरफेस, सेंटर और सरफेस के बीच कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस का अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो हमको मालूम है फॉर स्फेरिकल कंडक्टर V इज इक्वल क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर। अच्छा, V की वैल्यू आपको मिल गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर। अब अगर हम यहीं पे बात करते हैं तो यहाँ पे हमको ये भी मालूम है, देन जब हम बात करेंगे इसकी कैपेसिटेंस की तो कितनी हो जाएगी, देन कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर, इस कंडक्टर की अगर हम कैपेसिटेंस फाइंड करें तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होगा, C इज इक्वल क्यू बाई वी। तो C इज इक्वल Q कितना है, Q तो Q ही रहेगा, V ऑलरेडी हमने फाइंड किया हुआ है, कितना आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक है, अभी हमने इसके अंदर क्या माना हुआ है, इसके अंदर फिल की हुई है हमने एयर फिल की हुई है, दैट मीन्स हम इसको C नॉट मान लेते हैं। C नॉट मान लिया। आप देखिए Q से Q हो जाएगा कैंसिल, Q से Q कैंसिल, बचा क्या हमारे पास, जब हम इसको मूव कराएंगे, सॉरी V इज इक्वल होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर नहीं होता, दैट इज माई मिस्टेक, इट इज R, दैट इज माई मिस्टेक, इट इज Q बाई R। और जब हम ये Q बाई R यहाँ पे प्लेस करेंगे तो क्या होगा इसका Q बाई R, और इसको जब हम ट्रांसफर करेंगे ऊपर तो ऊपर ट्रांसफर करने पे क्या आएगा, ये हमारे पास आएगा C नॉट इज इक्वल 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। आ गया फॉर्मूला। देखिए यही हमको फिलहाल में प्रूव करना था कि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स टू द रेडियस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर। कर लिया हमने प्रूव। तो बहुत आसान है इसको, हमको कोई भी कैपेसिटेंस अगर फाइंड करनी होगी किसी भी सिस्टम की, किसी भी कैपेसिटर की, केवल और केवल हमारा टारगेट होना चाहिए पोटेंशियल को फाइंड करना। हम अगर पोटेंशियल फाइंड कर लेते हैं बाय यूजिंग एनी मेथड देन वी कैन इजीली फाइंड देयर कैपेसिटेंस, अगर पोटेंशियल फाइंड हो गया। अब यहाँ पे देखो ये तो था एयर के लिए, ठीक है, अगर हम यहाँ पे ये मान लें कि इफ डाई इलेक्ट्रिक इज फील्ड, अगर हम कंडक्टर के अंदर क्या करते हैं डाई इलेक्ट्रिक फिल कर देते हैं, या अगर हम डाई इलेक्ट्रिक मीडियम की बात करते हैं तो डाई इलेक्ट्रिक मीडियम के लिए क्या होगा, C इज इक्वल हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू आर। अब यहाँ पे देखो, या इसी को हम क्या लिख सकते हैं, इसी को अगर हम लिखना चाहें तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं C इज इक्वल C नॉट इंटू के, C इज इक्वल C नॉट इंटू के। क्लियर। अब यहाँ पे देखो ये आ गया, और यहीं से हमको क्या रिलेशन मिलेगा, यहीं से अगर हम देखें तो यहीं से हमको रिलेशन मिल रहा है क्या, फ्रॉम हियर वी कैन से C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R फॉर स्फेरिकल कंडक्टर, स्फेरिकल कंडक्टर। अगर हम स्फेरिकल कंडक्टर के लिए बात कर रहे हैं तो स्फेरिकल कंडक्टर के लिए हमको यहां से क्या रिलेशन मिल रहा है, यहां से हमको रिलेशन मिल रहा है C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। दैट मीन्स अगर हम इसके लिए ग्राफ ड्रॉ करते हैं R और C का तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रेशियो आया है, दैट मीन्स स्ट्रेट लाइन मिलेगी हमको। क्लियर। कोई ज्यादा हमको कैलकुलेशन नहीं करनी है, ज्यादा हमको कोई इसमें कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट भी नहीं लगाना है, सिंपली केवल हमको V फाइंड करना था और V की वैल्यू हमको C इज इक्वल Q अपॉन V में प्लेस करके कैपेसिटेंस को फाइंड कर लेना था। तो ये तो हो गया कैपेसिटेंस स्फेरिकल कंडक्टर का। अगर हम स्फेरिकल कंडक्टर का फाइंड कर सकते हैं तो हम स्फेरिकल कैपेसिटर का भी फाइंड करेंगे। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, नोट कर लीजिए इसको। हो गया नेक्स्ट टॉपिक। देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है स्फेरिकल कैपेसिटर। अब देखिए स्फेरिकल कैपेसिटर क्या,
हमने स्टार्टिंग में ही बताया था कैपेसिटर मतलब देयर आर टू मेटेलिक शीट्स separated by from each other and having equal and opposite charges। दो मेटल की शीट होती हैं या दो कंडक्टिंग शीट होती है जिन पे इक्वल और अपोजिट चार्ज होते हैं एंड दे आर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस बाय यूजिंग डाई इलेक्ट्रिक और बाय यूजिंग वैक्यूम। यानी कि दो शीट होंगी। अब कैपेसिटर कैसा है, स्फेरिकल, तो इसमें जो शीट्स होंगी वो कैसी होंगी, देयर आर टू कोसेंट्रिक मेटेलिक स्फीयर्स सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। दो कोसेंट्रिक मेटेलिक स्फीयर्स हैं, एक ये था स्फीयर और एक स्फीयर ये है, ठीक है, एक स्फीयर ये है, ठीक है। हमने अंदर वाले स्फीयर के लिए ये माना हुआ है कि अंदर वाले स्फीयर की रेडियस है R1 और बाहर वाले रेडियस की स्फीयर हमने मानी है R2, ठीक। इनके बीच का जो स्पेस होगा, इनके बीच के स्पेस में या तो हम एयर या वैक्यूम फिल कर देते हैं, क्या कर देते हैं हम, या तो एयर कर देते हैं या वैक्यूम क्रिएट कर देंगे, या फिर हम बाद में इसमें डाई इलेक्ट्रिक भी फिल कर सकते हैं। क्लियर। सपोज वी विल गिव पॉजिटिव चार्ज टू द इनर प्लेट। अब ये थी कोसेंट्रिक है, दोनों एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं, हम या तो एयर वैक्यूम फिल कर देते हैं या फिर कोई डाई इलेक्ट्रिक फिल करेंगे, यानी कि दोनों प्लेट्स एक दूसरे से सेपरेट है। हम क्या करेंगे, वी विल गिव प्लस क्यू चार्ज टू द इनर प्लेट। हमने क्या किया, अंदर वाली प्लेट को कितना चार्ज दिया, प्लस क्यू, यानी कि जो चार्ज हम देंगे क्या होगा, इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द सरफेस ऑफ इनर स्फीयर। अब देखिए जैसे ही अंदर वाले स्फीयर पे प्लस क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा वैसे ही बाहर वाले स्फीयर में होगी पोलराइजेशन की प्रोसेस। पोलराइजेशन की प्रोसेस होगी तो क्या होगा, एज ए रिजल्ट माइनस क्यू इसकी इनर फेस पे आ जाएगा, माइनस क्यू चार्ज कहां आ जाएगा, इसके इनर फेस पे, और प्लस क्यू चार्ज कहां आएगा, इसके आउटर फेस पे। अब अगर हम आउटर फेस को क्या कर दें, अर्थ कर दें, आउटर सरफेस को अर्थ कर देंगे तो बाहर वाला जो पॉजिटिव था वो कहां ट्रांसफर हो जाएगा, ग्राउंड में। दैट मीन्स व्हेन वी विल गिव दैट पॉजिटिव चार्ज टू द इनर स्फीयर देन नेगेटिव चार्ज इज इंड्यूस्ड ऑन द इनर सरफेस ऑफ आउटर स्फीयर। आउटर स्फीयर की अंदर वाली सरफेस पे कौन सा चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, निगेटिव चार्ज। अब जब निगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा दैट मींस एक प्लेट पॉजिटिव है एक प्लेट निगेटिव है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव है, तो अगर हम यहां पे बात करें क्या, नेट पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल बिटवीन प्लेट्स, तो हमें कैपेसिटेंस फाइंड करना है, तो टारगेट हमारा अल्टीमेटली क्या होना चाहिए, पोटेंशियल को फाइंड करना। तो अगर हम प्लेट्स के बीच नेट पोटेंशियल फाइंड करते हैं, कितना होगा नेट पोटेंशियल, V इज इक्वल, हमको मालूम है क्या होगा, V1 प्लस V2। अच्छा V1 प्लस V2 करते हैं तो V1 की वैल्यू क्या होगी, इट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाई R1 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू माइनस क्यू बाई R2। कॉमन जो आ रहा है हम उसको कॉमन ले लेंगे, क्या कॉमन आया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ गया, और ये हमारे पास क्या बचा, Q, और हमने कॉमन ले लिया, ये हमारे पास बच रहा है 1/R1 माइनस 1/R2। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो V इज इक्वल Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा R1 इंटू R2, ऊपर आएगा क्रॉस मल्टीप्लाई में R2 माइनस R1, ये आ गया V। बट हमको फाइंड क्या करनी है, कैपेसिटेंस फाइंड करनी है। तो अगर हम कैपेसिटेंस की बात करते हैं तो कितनी रहेगी कैपेसिटेंस, नाउ कैपेसिटेंस, ठीक है, क्या होगी कैपेसिटेंस, तो कैपेसिटेंस की अगर हम बात करते हैं तो कैपेसिटेंस हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा है, C इज इक्वल, कैपेसिटेंस होगी हमारी C, ठीक है। क्या हमने फॉर्मूला पढ़ा है कैपेसिटेंस का, पीछे भी पढ़ा था, C इज इक्वल Q बाई V। वैल्यू रखेंगे V की जो हम यहां से फाइंड करके आए हैं, क्या वैल्यू फाइंड करके आए, ये हो गया Q बाई V
V की वैल्यू हमने फाइंड करी है Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इन ब्रैकेट देयर इज R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाई R1 इंटू R2 C। ठीक, देखो Q से Q कैंसिल, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कहाँ जाएगा, अपर साइड ट्रांसफर होके जाएगा, और इसमें से R1 R2 भी अपर साइड जाएगा। तो फाइनली हमारे पास बचने वाला क्या है, C इज इक्वल 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या हो जाएगा R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R2 माइनस R1। आ गया। तो ये कैपेसिटेंस आ गई किसकी, स्फेरिकल कैपेसिटर की। अब इस कैपेसिटर में भी अगर हम बात करें तो हम एक कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। क्या कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं, इफ डाइलेक्ट्रिक इज फील्ड, डाइलेक्ट्रिक इज फील्ड बिटवीन प्लेट्स, अगर हम प्लेट्स के बीच डाइलेक्ट्रिक फिल कर दें, तो अब देखिए जब प्लेट्स के बीच आप डाइलेक्ट्रिक फिल करोगे तो डाइलेक्ट्रिक फिल करने पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, शी डैश इज इक्वल क्या आएगा, फॉर्मूला तो यही रहेगा, बस के और मल्टीप्लाई हो जाएगा, के इंटू R1 R2 बाई R2 माइनस R1। क्लियर, ये आ गया कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कैपेसिटर। देखिए मेथड जस्ट वही है जो कंडक्टर के लिए हमने किया था, मेथड वही रहेगा, चेंज नहीं होगा। केवल ये है कि उसमें एक था कैपेसिटर मतलब स्फीयर, यहाँ पे स्फीयर हमने कितने लिए हैं, 2 लिए हैं, कोसेंट्रिक है तो हमने टोटल पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड कर लिया। मेथड वही है कि हमने पहले V फाइंड किया, फिर C इज इक्वल Q अपॉन V में अप्लाई किया, जो कैंसिल होने थे, जो काटे जा सकते थे, मारे जा सकते थे, मार दिए, काट दिए, खत्म कर दिया, जो बचा वही हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, कर लीजिए नोट, फिर मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। देखिए नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो नेक्स्ट है एक न्यूमेरिकल। क्या न्यूमेरिकल है, पढ़ते हैं। 8 identical spherical drops each carrying charge of 1 nanocoulomb are at a potential of 900 volt each. All these drops combines together to form a single large drop. Calculate the potential of this large drop. Assume no wastage of any kind. Take capacitance of sphere of radius r as proportional to r. कैपेसिटेंस किसके प्रोपोर्शनल होती है, रेडियस के प्रोपोर्शनल होती है। क्लियर, कैपेसिटेंस किसके प्रोपोर्शनल होती है, रेडियस के प्रोपोर्शनल होती है। यानी कि इसमें सिंपल सी बात दी गई है, हमको बोला है कि हमारे पास स्फेरिकल ड्रॉप्स हैं, 8 आइडेंटिकल स्फेरिकल ड्रॉप्स, यानी कि इस टाइप से 8 ड्रॉप हैं। ठीक, इस टाइप से 8 आइडेंटिकल ड्रॉप्स हैं ये। अब देखिए इन ड्रॉप्स की अगर हम बात करें तो हमने ये पढ़ा, ये 8 आइडेंटिकल ड्रॉप है और ये मर्ज होके एक लार्ज ड्रॉप का फॉर्मेशन करती हैं। इस टाइप से 8 ड्रॉप मर्ज हुई और ये एक लार्ज ड्रॉप बन गई। इन सारी ड्रॉप्स की अगर हम बात करते हैं तो इन ड्रॉप्स की जो रेडियस है वो कितनी है, स्मॉल r हमने मान ली। लेट जो रेडियस है वो कितनी हो गई, स्मॉल r। चार्ज जो हो गया वो हमने कितना मान लिया, q। ये सारी कंबाइन होके ड्रॉप बना रही हैं, लार्ज ड्रॉप बना रही हैं, और इन सब का जो पोटेंशियल है v वो कितना है, 900 वोल्ट। हाँ एक चीज और याद रखिए, ये जो v होगा, v किसके इक्वल होगा, k इंटू क्यू बाई r इज इक्वल 900 वोल्ट। ये हर ड्रॉप के लिए है, सारी कंबाइन हुई एक लार्ज ड्रॉप बन गई। अब जब लार्ज ड्रॉप की बात करेंगे तो देखिए लार्ज ड्रॉप का जो चार्ज होगा कैपिटल Q वो किसके इक्वल हो जाएगा, 8 इंटू स्मॉल q। ठीक,
अब यहाँ पे हम बात करते हैं रेडियस की, तो रेडियस तो हमको मालूम नहीं है, जब कंबाइन होंगी साइज बढ़ेगा। तो रेडियस को फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, हम यूज करते हैं वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट फॉर रेडियस। ठीक है, हम रेडियस के लिए अगर बात करते हैं तो हमको क्या मालूम है, वॉल्यूम ऑफ लार्ज ड्रॉप इज इक्वल क्या होगा, 8 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्मॉल ड्रॉप। ठीक, अगर हम इसको यूज करते हैं तो इसको यूज करके क्या मिलेगा हमको, 4/3, रेडियस हमने मान ली कैपिटल आर, 4/3 क्या होगा, 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब इज इक्वल क्या होगा, 8 इंटू 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल, यानी कि कैपिटल आर क्यूब इज इक्वल क्या हो जाएगा, 8 इंटू स्मॉल आर क्यूब, यानी कि हम इसको 2r होल क्यूब लिख सकते हैं। तो कैपिटल आर इज इक्वल 2r हो गया। अब देखिए कैपिटल आर आ गया, हमको यहां पे बात करनी है किसकी, पोटेंशियल की। तो देखो पोटेंशियल की एक बहुत सीधी सी बात समझ लीजिए, आपको यहाँ पे बोला गया है लार्ज ड्रॉप के लिए और स्मॉल ड्रॉप के लिए, दोनों के लिए आपको पोटेंशियल फाइंड करना है। तो अब यहाँ पे देखो, नाउ पोटेंशियल ऑफ लार्ज ड्रॉप क्या होगा, V इज इक्वल K इंटू कैपिटल Q बाई कैपिटल R। तो K कैपिटल Q क्या हो गया, 8Q, कैपिटल R क्या हो गया, 2R। सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, 4 इंटू K इंटू स्मॉल Q बाई स्मॉल R। अच्छा, K इंटू Q बाई स्मॉल R ये क्या है, 900 वोल्ट है, दैट इज द पोटेंशियल ऑफ स्मॉल ड्रॉप। तो वैल्यू अगर हम यहाँ पे रखें तो यहाँ पे वैल्यू हमको क्या मिलने वाली है, V इज इक्वल 4 इंटू 900 वोल्ट, दैट मीन्स V इज इक्वल आ गया 3600 वोल्ट, ये आ जाएगा। अच्छा, अगर हम इसको चाहते तो हम कैपेसिटेंस के मेथड से भी सॉल्व कर सकते थे। हमने क्या पढ़ा था, कैपेसिटेंस जो होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगी, आर के। कैपेसिटेंस किसके प्रोपोर्शनल होगी, आर के प्रोपोर्शनल होगी। और कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होगा, हमने पढ़ा C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, दैट मीन्स C इज इक्वल क्या होता है, Q अपॉन V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। तो यहां से हमको क्या मिलेगा, Q1 V1 अपॉन Q2 V2, या सिंपली हम बात करते तो Q अपॉन V1 अपॉन कैपिटल Q अपॉन V2 इज इक्वल स्मॉल r बाई कैपिटल R। हम इसे भी यूज करके सॉल्व कर सकते थे, बट आंसर उतना ही आता, तो हम इस मेथड में नहीं गए, हमने डायरेक्टली V इज इक्वल KQ बाई R से इसको सॉल्व कर लिया। और कितना आंसर आया, 3600 वोल्ट। क्लियर, बात करते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, ए कैपेसिटर ऑफ अननोन कैपेसिटेंस इज कनेक्टेड अक्रॉस, अननोन कैपेसिटेंस इज कनेक्टेड अक्रॉस ए बैटरी ऑफ V वोल्ट। बैटरी कितनी है, B वोल्ट की। द चार्ज स्टोर्ड इन इट इज 360 माइक्रोकूलम व्हेन पोटेंशियल अक्रॉस द कैपेसिटर इज रिड्यूस्ड बाय 120 वोल्ट, the charge stored in it becomes 120 microcoulomb. Calculate the potential V and the unknown capacitance. अब यहां पे देखो, अगर हम इसको सॉल्व करें तो इसका सॉल्यूशन बड़ा इंटरेस्टिंग है। हमने क्या पढ़ा हुआ है, जो Q होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, दैट मीन्स Q1 अपॉन Q2, या क्या फाइंड करना था, अच्छा अननोन पोटेंशियल, हाँ, Q1 अपॉन Q2 इज इक्वल B1 अपॉन V2। पहले वाले केस में पोटेंशियल कितना है V, चार्ज कितना स्टोर हो रहा है 360 माइक्रोकूलम, तो ये कितना हो जाएगा 360 माइक्रोकूलम। दूसरे वाले केस में क्या है, चार्ज 120 माइक्रोकूलम। पहले वाले केस में पोटेंशियल कितना था V,
देन इट इज रिड्यूस्ड बाई 120, तो v माइनस 120। करो जरा सॉल्व, इससे इसको कैंसिल करेंगे, कितना आएगा 3, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3v माइनस 360 इज इक्वल v। देख लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 इंटू 3 कितना हो जाएगा 360, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई होके जाएगा तो v को हम इधर लेके आएंगे तो 2v इज इक्वल 360, यानी कि v इज इक्वल कितना आया 180 वोल्ट। और अगर v 180 वोल्ट आ गया है तो हम कैपेसिटेंस भी फाइंड कर सकते हैं। क्या आएगी कैपेसिटेंस? नाउ C इज इक्वल Q1 B1। C इज इक्वल Q1 B1 नहीं होता, सॉरी, C इज इक्वल Q1 अपॉन V1। Q1 कितना था 360 माइक्रोकूलम, 360 माइक्रोकूलम, दैट मीन्स 10 टू द पावर माइनस 6। B1 कितना आया है 180 आया है, क्रॉस करेंगे तो C इज इक्वल क्या आएगा 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 कूलम, सॉरी कैपेसिटेंस है, तो ये कितनी आएगी फैरड। या इसी को हम चाहें तो क्या लिख सकते हैं, C इज इक्वल 2 माइक्रो फैरड। Clear? The charge stored in the capacitor if the voltage applied had increased by 120। ये तो फर्स्ट का सॉल्यूशन हो गया। सेकंड में क्या दिया है कि कितना चार्ज स्टोर होगा अगर हम इसकी वोल्टेज 120 बढ़ा दें। तो V माइनस 120 से किया था, अब की बार V प्लस 120 से कर लेते हैं, करते हैं V प्लस 120 से। कितना होगा, इफ वोल्टेज increased by 120 volt, then क्या होगा, Q इज इक्वल क्या होगा C इंटू V प्लस 120। C कितना आया है 2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 6। V कितना था 180 प्लस 120, देख लीजिए V 180 आया था, C 2 माइक्रो फैरड आया था, रखी वैल्यू तो ये कितना हो जाएगा, तो 2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 6 इंटू 300, इसको करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, इट बिकम्स 600 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 6 कूलम, या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, और इट मे बी रिटन एज Q इज इक्वल 600 माइक्रोकूलम। ठीक, इट इज द फाइनल आंसर। देखिए ये क्वेश्चन भी आपका बोर्ड एग्जाम 2013 में आया हुआ है। तो कैपेसिटेंस से रिलेटेड जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक जो न्यूमेरिकल्स है, बहुत इजी होते हैं। और फिर भी वही बात जो मैं बार बार कहता हूं कि फिजिक्स टफ नहीं है। फिजिक्स क्या है, एक बहुत आसान सब्जेक्ट है, बस फर्क केवल इतना है कि आपका जो माइंड सेट है वो पॉजिटिव होना चाहिए और आपकी अपने कॉन्सेप्ट पे पकड़ बहुत अच्छी होनी चाहिए। कॉन्सेप्ट को आप बेसिक से बॉटम से बहुत अच्छे से समझोगे तो फिजिक्स आपकी उंगलियों पे नाचती है। क्लियर? कोई भी कॉन्सेप्ट हो, ज्यादा टफ नहीं होता, बस प्रैक्टिस की जरूरत होती है। और फिजिक्स में एक ही कॉन्सेप्ट है सक्सेस का, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड मोर प्रैक्टिस। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आसानी से आप फिजिक्स को समझ सकते हो। क्लियर है? आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जिसमें हम पढ़ेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।